हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 14, क्लास 10th की हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड की। और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो आपको मैं एक चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप लेक्चर देखें तो उसको देखने से पहले पहले वाले लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि हम किस सीरीज़ में चल रहे हैं, इससे पहले क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं। देखो, हिस्ट्री में क्या है, रैंडमली आप पढ़ोगे ना तो चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी। अगर आपको पता है कि इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको अगर माइंड में है थोड़ा सा आइडिया, तो आपको चीज़ें बहुत प्यारी लगेंगी, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टार्ट होगा पॉलिटिकल मूवमेंट्स 1857 से 1919 के बीच में। और इसके बाद एक और टॉपिक है, स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस आफ्टर 1858। अब देखो, हम मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस की शुरुआत ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसे फैलती है आफ्टर 1858 या 1857। मतलब 1857 तक क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। देखो, मैं दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ, हल्का से एक आइडिया देता हूँ आपको। पता है 1600 के समथिंग इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड एंड बिजनेस करती है। फिर 1757 में आपको पता है एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी वो बंगाल के नवाब को हरा देती है। फिर एक और बैटल होता है 1764 में जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में भी अवध के नवाब और कई सारे लोगों को वो हरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि 1757 से 1857 के बीच में जो रूल चलता है उसको हम बोलते हैं कंपनी राज, या ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता है, जिसको कंपनी राज बोलो या कंपनी रूल बोलो। मतलब इंडिया में किसका शासन हो गया था? कंपनी का शासन हो गया था। इस बीच बहुत सारे बैटल्स लड़े जाते हैं, बहुत सारे बैटल्स। आपको पता है पहले बंगाल को इन्होंने परास्त किया, फिर मराठाओं को हराया, फिर मैसूर को हराया, सिखों को हराया। धीरे धीरे करके एक एक करके पूरे इंडिया पर इनका क्या होता चला गया, इनका इंडिया पर कब्जा होता चला गया, इंडिया इनके कंट्रोल में आ गया। अब इनकी जो पॉलिसी थी इनकी पॉलिसी कैसी थी? एक्सप्लॉयटेशन करने वाली पॉलिसी थी। और इनकी वजह से और साथ के साथ में इन्होंने बहुत सारे स्पेयर्स में इन्होंने क्या किया था? इंटरफेयर किया था। इन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेरेंस किया, इन्होंने हमारे सोशल सिस्टम में इंटरफेरेंस किया, इकोनॉमिक सिस्टम में इंटरफेरेंस किया, कल्चर में इंटरफेरेंस किया। तो हर जगह जब ये इंटरफेरेंस करने लग गए तब क्या हुआ, हमारे भारतीय लोग क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। तो फिर एक रेवोल्यूशन देखने को मिलती है। तो आपको पता होगा 1857 में एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई थी जिसको बोलते हैं 1857 की रेवोल्यूशन। और 1857 की रेवोल्यूशन को अंग्रेजों ने तो बोल दिया था ये कुछ नहीं, सिपाही म्यूटनी है। ठीक है, सैनिक विद्रोह। मगर 1857 की जो घटना हुई थी इसको बोला था फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। किसने बोला था? ये बोला था वीर सावरकर जी ने बोला था। ठीक है, अच्छा, अब 1857 की क्रांति में हालांकि हम हार जाते हैं, और एक बार तो हमने मतलब अंग्रेजों को परास्त भी किया था, भगाया भी था, मगर हमारे ही लोगों ने क्या किया, उनका अंग्रेजों का साथ दिया, तो दोबारा से अंग्रेजों का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है। तो आपको पता है 1857 से 1947 के बीच में चलता है ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल चलेगा। अच्छा, क्रांति खत्म हो गई। अब क्रांति खत्म होने के बाद एक नीड महसूस की गई। देखो, 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई थी, उसमें एक प्रॉब्लम क्या आई थी कि हमारे पास कोई एक ग्रुप नहीं था, हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो सबको साथ में लेके चले, जिसकी कोई लीडरशिप करे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अगर सोचो हमारे पास 1857 कोई ऑर्गेनाइजेशन होता, कोई इंस्टीट्यूशन होता, उससे लोग जुड़े रहते, तो वो फिर मिलके प्लानिंग करते और फिर मतलब जो भी प्लानिंग में चीज़ें की डिसाइड की गई उनको एग्जीक्यूट करते। तो यही नीड महसूस की गई कि यार कोई ग्रुप होना चाहिए जिसमें मतलब लोग जुड़ सकें और इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें, देश की आज़ादी का जो मतलब स्ट्रगल चल रहा है इसको आगे बढ़ा सकें। तो बस अब किसकी शुरुआत होगी? ये ग्रुप बनने की शुरुआत होगी। तो आपको पता है सबसे बड़ा जो ग्रुप बनता है वो बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885। इसका पर्पज यही था बनाने का कि भाई अपने देश को क्या दिलानी है? आज़ादी दिलानी है। तो कांग्रेस के बनने से पहले भी छोटे छोटे कुछ ग्रुप बने थे, उनको हम अब डिस्कस कर लेंगे। और कांग्रेस वाला मैंने लेक्चर आपको पढ़ा दिया है, वो अगला वाला लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है,
तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, आफ्टर पॉलिटिकल मूवमेंट्स 1857 से 1919 के बीच में, तो आफ्टर 1857 द कमांड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल केम इन द हैंड ऑफ एजुकेटेड पीपल एंड रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब देखो अभी तक क्या था, एजुकेटेड लोग और रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थोड़ा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, मगर 1857 के बाद इन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उसकी कमांड अपने हाथ में ले ली। किसने ले ली? पढ़े लिखे लोगों ने, और जो अमीर लोग थे सोसाइटी के उन्होंने अपने हाथ में ले ली कि ठीक है अब हम मतलब इसको लीड करेंगे। ठीक है, अब देखो पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है, मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो सही से वेल प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और लोगों से बात करते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। तो कुल मिला के ये कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो बागडोर है वो किसके हाथ में आ गई थी? एजुकेटेड लोगों के हाथ में, रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के हाथ में आ गई। अब देखो पैसा भी चाहिए क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दे वर गिविंग एप्लीकेशन, सेंडिंग लेटर्स टू द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो इन्फॉर्मिंग ब्रिटिश अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। ये लोग क्या कर रहे थे? अपनी समस्याओं को क्या कर रहे थे? एप्लीकेशन लिख रहे थे, लेटर लिख लिख के दे रहे थे। किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिख लिख के दे रहे थे। ब्रिटिशर्स को बता रहे थे कि हमें ये समस्या है, वो समस्या है। मतलब ये लोगों ने मतलब कमांड हाथ में आई तो इन्होंने क्या किया? अपनी समस्याओं को कैसे बताने लगे? लेटर्स के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू अंग्रेजों को इन्फॉर्म करके बताने लगे कि हमें ये समस्या है और इन समस्याओं का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। These people were also making the people aware about the atrocities and exploitation of the Britishers। मतलब ये जो पढ़े लिखे लोग थे, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो लोग थे, एक तो अपनी समस्याओं को अंग्रेजों को बता रहे थे, उनकी पार्लियामेंट में भी बता रहे थे, लेटर्स के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू। साथ ही साथ में ये क्या कर रहे थे? अपनी जो भारतीय जनता थी उनको भी अवेयर करा रहे थे, उनको भी जागरूक करा रहे थे कि कैसे ब्रिटिश हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कैसे ब्रिटिश हम पर एट्रोसिटीज ढा रहे हैं, मतलब कैसे हमें परेशान किया जा रहा है, कैसे हमें मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो इन सब चीज़ों का मतलब अवेयर करा रहे थे, अंग्रेजों के नेचर के बारे में अवेयर करा रहे थे सारे के सारे लोगों को। तो ये एक बहुत अच्छा काम था जो किया। ठीक है, इंडियन वांटेड टू गेट एम्प्लॉयड इन सिविल सर्विसेज एंड डिमांडेड गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रेस्पॉन्सिबल टुवार्ड द पीपल। अब भारतीय लोग जो थे, 1857 की बात कर रहा हूँ, वो लोग चाहते थे कि वो भी सिविल सर्विसेज में क्या हों, एम्प्लॉयड हों, उनकी भी नौकरी कहाँ पर लगे, वो भी सिविल सर्वेंट बने। ठीक है, सिविल सर्विसेज में जाएं। और साथ के साथ में ये लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इलेक्टेड बाय द पीपल। जो सरकार है वो इलेक्टेड होनी चाहिए, और वो भी किसके द्वारा? बाय द पीपल एंड रेस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द पीपल। और जो भी सरकार बनकर आए वो रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अंग्रेजों की जो सरकार थी वो क्या थी? रेस्पॉन्सिबल नहीं थी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब लोग चाह रहे थे कि एक तो हमें भी मतलब सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें हमें जगह मिलनी चाहिए, साथ के साथ में सरकार हमारे द्वारा इलेक्ट होनी चाहिए, और साथ के साथ में जो सरकार इलेक्ट होकर आए वो रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। ये हम चाहने लगे इंडियंस उस समय। ठीक है, एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है क्रिस्टोदास पाल। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। कहाँ से है? कोलकाता से। 1838 में जन्म हुआ था, 1884 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इनका एक न्यूज़पेपर था द हिंदू पैट्रियोट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्रिस्टोदास पाल के बारे में यहाँ पर दे रखा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ही वॉज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर पैट्रियोट फ्रॉम द बंगाल। तो ध्यान रखना, क्रिस्टोदास पाल जो है कहाँ से हैं? पहली बात तो बंगाल से। कौन थे? एडिटर थे, संपादक थे। किस न्यूज़पेपर के? पैट्रियोट न्यूज़पेपर के संपादक थे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अपने न्यूज़पेपर पैट्रियोट में, और टाइटल क्या था आर्टिकल का? टाइटल था स्वराज्य। मतलब स्वराज के ऊपर इन्होंने अपने पैट्रियोट में क्या रखा था? आर्टिकल। तो मतलब स्वराज की मांग होने लगी कि भाई अपना जो इंडिया में अंग्रेजों की जगह पर अब रूल किसका होना चाहिए? इंडियंस का होना चाहिए, इंडियंस ही रूल करने चाहिए इंडिया में। तो स्वराज पर आर्टिकल लिख दिया। तो स्वराज पर जो इन्होंने आर्टिकल लिखा था अपना, उन्होंने इसमें बताया था कि प्रोविजन होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय इंडियंस एंड फॉर द इंडियंस इन इंडिया। मतलब ये कह रहे थे कि एक ऐसी सरकार हो जिसको इंडियंस के द्वारा तो बनाया जाए और साथ ही साथ में इंडियंस के लिए ही बनाया जाए, और सरकार कैसी हो? कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाली गवर्नमेंट हो। जैसे आज की डेट में आपको पता है हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी की आपको डेफिनेशन पता ही है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, बाय द पीपल फॉर द पीपल
ऑफ द पीपल, ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर ऐसी सेम बात इन्होंने की थी कि यहाँ पर अपने इंडिया में कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको इंडियंस के द्वारा बनाया जाए और इंडियंस के ऊपर ही वो क्या करे, रूल करे, और साथ के साथ में रेस्पॉन्सिबल हो। तो इसकी बात किसने की थी, क्रिस्टोदास पाल। तो क्रिस्टोदास पाल ने एक आर्टिकल लिखा था, किस नाम से, स्वराज्य नाम से, किस में लिखा था, पैट्रियोट नाम के न्यूज़पेपर में। और कहाँ के थे क्रिस्टोदास पाल, बंगाल के थे, ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद बनता है जिसका नाम है इंडियन लीग, ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन लीग। तो इंडियन लीग जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी बंगाल में बनता है, और कब बनता है, 1875, ठीक है। अब देख रहे हो, अब धीरे धीरे क्या बनने लगेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनने लगेंगे। तो इंडियन लीग वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय द स्कॉलर्स एंड इंटेलिजेंट पीपल फ्रॉम बंगाल इन 1875। तो पहली बात तो ये कि सबसे पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था इंडियन लीग। बंगाल के जो स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलिजेंट जो लोग थे, उन्होंने इसको बनाया था 1875 में। इसका पर्पज क्या था, इसका पर्पज था टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड टू इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग दी पीपल। मतलब एक तो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करना। देखो, अगर आपको क्रांति चाहिए, अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए। देशभक्ति की भावना के साथ साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए। ये चीज़ किसने फैलाई, या यही ऑब्जेक्टिव रखा गया था, ये ऑब्जेक्टिव किसने रखा था, इंडियन लीग, कि हम जो बनाए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इंडियन लीग, इसका सोल पर्पज क्या होगा, एक तो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, दूसरा पॉलिटिकल अवेयरनेस, मतलब क्या राजनीति में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें उनके लोगों को पता होनी चाहिए। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच हैड बीन फॉर्म्ड थ्रू द पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू इसको बनाया गया था, किसको, इंडियन लीग को। अपनी बुक में तो नहीं दे रखा, पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको बनाया किसने था, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष जी ने इसको बनाया था। तो ये भी बंगाल से। तो ध्यान देना, जनरली मैंने जहाँ तक देखा है, घोष नाम हो या पाल हो अगर पीछे, तो समझ लो कहाँ के हैं, ये बंगाल से हैं, ठीक है। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन को बनाने वाले जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 1848 में हुआ था और डेथ हुई थी 1925। याद नहीं रखनी है, बस एक आइडिया लो कि कब के थे ये। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने किसको मतलब बनवाया था, इंडियन एसोसिएशन। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये बनाया गया था 1876 में। तो इंडियन एसोसिएशन वाज मेड बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन 1876 इन अल्बर्ट हॉल इन कोलकाता। कहां पर बना था ये, अल्बर्ट हॉल है कोलकाता में, वहां पर इसको बनाया गया था। बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन जो था इंडियन एसोसिएशन, इसको मर्ज कर दिया जाता है किसके साथ, आईएनसी के साथ 1885 में। बाद में आपको पता है एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसी में इंडियन एसोसिएशन को क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया था, मतलब मिला दिया जाता है, ठीक है। और फिर बनेगा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब क्या बनेगा 1876 के बाद, 1885 में बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यही अब चलाएगा किसको, मतलब जो भी अब पॉलिटिकल मूवमेंट चलेंगे इंडिया में, अब वो किसके बिहाफ पे चलेंगे या कौन चलाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज़ादी तक इसका ही मतलब दबदबा रहता है। तो सभी जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर थे, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, वो सब किससे जुड़ते जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ते जाते हैं। तो ये मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अगला वाला जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, तो उसको आप देख सकते हो। वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।